हेलो, हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। अब देखिए, कल हम बात कर रहे थे आरटी एक्ट के उस प्रारूप की। देखो, मेरा उद्देश्य आपको कोई शिक्षा के विकास क्रम को बताना नहीं है। मैं मेरे जो टॉपिक है ना, आरटी एक्ट है, उसकी शब्दावलियाँ कहाँ कहाँ छुपी है, अपन उस इतिहास में जा रहे हैं। ठीक है। रही बात एजुकेशन कमीशंस हैं। एजुकेशन कमीशन इंडिया के भारतीय इतिहास के प्रारूप में आती हैं। तो जब इतिहास, जल्दी करो भाई, आवाज़ इससे पहले आ रही थी? पहले वाले क्लासों में नहीं आ रही थी? आ रही थी तो अभी आ रही है। हाँ, ठीक है। पहले क्लास में आराम से बैठो, तसल्ली से, अपने बीच की आवाज़ को कम करो, आपस की आवाज़ को, आवाज़ बिल्कुल सही आएगी। कल हम कहाँ तक पहुँच गए थे? 1963। ठीक है। एनसीईआरटी की 5 संस्थाएं, जो क्षेत्रीय संस्थाएं थी, वो हमने बना दी थी। ठीक है। अब देखिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। 1964 में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी आयोग का गठन हुआ। सामान्यतः कोठारी आयोग को प्रथम शिक्षा नीति का प्रथम दस्तावेज माना जाता। अब जुड़ो बेटा, जल्दी जुड़ो। 1964 में जो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी आयोग बना, उस कोठारी आयोग ने नींव रखी 1968 में जो शिक्षा नीति आई उसकी। क्लियर? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी आयोग, कोठारी नाम सीधा पता चल रहा है, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में बना। क्लियर है? ये उस समय का शिक्षा पर किया गया सबसे बड़ा निवेश था। ठीक है, सबसे महंगा आयोग था। इस डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी आयोग में मॉन्टेसरी शिक्षण सूत्र को भारतीय शिक्षा में लागू करने की बात कही गई। मतलब LSRW को भारतीय शिक्षा में लागू करने की बात कही गई। इसके साथ साथ एक बात रखी गई कि हमें भारतीय शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र को लागू करना चाहिए। ये अलग बात है कि उस समय त्रिभाषा सूत्र लागू नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि भारतीय शिक्षा का ढांचा बड़ा गड़बड़ाया हुआ था, उसको हम बहुत व्यवस्थित नहीं कह सकते। लेकिन इस बात की चर्चा जरूर कर दी थी कि हमें 3 भाषाओं को रखना है। प्राथमिक स्तर तक 2 भाषाएं, और उच्च प्राथमिक स्तर से तृतीय भाषा भी क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। चलो ठीक है। इसके साथ साथ डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी आयोग में ही, क्योंकि हम ताज़ा अभी चाइना से क्या हैं? हारे हैं। ठीक है, लड़ाई हुई थी, युद्ध की स्थिति थी, भारत के पास कुछ नहीं है, अपनी न खुद की व्यवस्थित सेना है, न कोई आयुध डिपो है। ठीक है, मतलब एम्यूनेशन डिपो है ही नहीं। और उसकी वजह क्या थी कि हम पूरी तरह से अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली और उनके द्वारा बनाए गए अफसरों की जो हथियारों के संबंध में शिक्षा होते हैं ना, जो युद्ध में काम आते हैं, वो सिर्फ अंग्रेजों की जो देन थी उन पर ही डिपेंड थे। क्योंकि हमारा कोई परंपरागत अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। हमारे परंपरागत लड़ाई कैसी होती थी? तलवारों से होती थी, भाटों से होती थी, भालों से होती थी, है ना? या तो मार दूं या मर जाऊं, आमने सामने की लड़ाई। जब बात हथियारों, गोलियों की चलने लगी ना, तब हमारे पास कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी आयोग पहला आयोग है जिसमें आयुध शिक्षा को, किसकी शिक्षा को दोस्तों? आयुध शिक्षा। आयुध शिक्षा का मतलब क्या है? हथियारों की शिक्षा को शामिल किया गया था पहली बार। किसमें? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी आयोग में। क्लियर है? उसके बाद 1968 में भारत की क्या हुई लागू? प्रथम शिक्षा नीति लागू हुई। क्या नीति लागू हुई दोस्तों?
प्रथम शिक्षा नीति क्या हुई, लागू हुई। और इस प्रथम शिक्षा नीति का ढांचा बड़ा अजीब सा था और इसको 2 साल तक लागू रखा गया, उसके बाद में इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ग्रेड 3 2017 के पेपर में ये सवाल पूछा गया है, प्रथम शिक्षा नीति कब लागू हुई, तो उसका उत्तर है 1968। ठीक है। अच्छा, एक सामान्य सवाल का जवाब देंगे आप कौन सी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो? 3rd ग्रेड की। हाँ, क्या कभी ऐसा सोचा है आपने कि आप बोलते समय कितना गलत बोलते हो? 3rd ग्रेड की कोई पोस्ट नहीं होती है। किसकी होती है? ग्रेड 3rd की। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। बड़ा वाहियात सा लगता है जब अपन कहते हैं कि मैं 3rd ग्रेड का मास्टर हूँ, वास्तव में लगता है कि वो 3rd ग्रेड का है जब वो ये बात बताता है कि मैं 3rd ग्रेड का हूँ। भाई साहब, 3rd ग्रेड का मास्टर बनने के लिए आपको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, जमाना अपने आप बना देगा। समझ में आई बात? मास्टर की ग्रेडिंग नहीं होती है, जो कक्षा में हम टीचिंग करवाते हैं ना, उस टीचिंग की ग्रेडिंग होती है। ठीक है। उस टीचिंग में 3 ग्रेड हैं, ग्रेड 3rd, ग्रेड 2nd और ग्रेड 1st। मास्टर तो सुपरलेटिव डिग्री है, उसको ग्रेडिंग कैसे बांट दोगे आप? इसलिए ध्यान रखना। अच्छा, मास्टर भी गलत बोलते हैं, इसमें कोई उनका भी दोष नहीं है, बच्चों का दोष नहीं है। ठीक है। कोचिंगों में या यूट्यूब पर जो अपने आप में घोषित हो गए ना मनोवैज्ञानिक, या अपने आप को मोटिवेशन स्पीकर कहने लग गए, वो भी यही बोलते हैं कि आप 3rd ग्रेड की तैयारी करो, 2nd ग्रेड की तैयारी करो, जबकि वो भाषागत रूप से वो क्या है, गलत है। तो एक तो आप ग्रेड 3rd की तैयारी कर रहे हो, ना कि 3rd ग्रेड की। हालांकि बस वगैरह में किसी पूछते हैं ना कि भाई साहब क्या है, बोले 3rd ग्रेड का मास्टर हूँ, यकीन मानिए उसका ग्रेड 3rd नहीं है, वो वास्तव में 3rd ग्रेड का है और वो मास्टर के लायक है ही नहीं। जिसको ये नहीं पता है कि मैं किस पोस्ट पर हूँ, उसको फिर क्या उम्मीद कर सकते हो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम शिक्षा नीति लागू होगी। इसके बाद प्रथम शिक्षा नीति ने 2 महत्वपूर्ण अधिनियम दिए। एक दिया राजस्थान शिक्षा सेवा अधिनियम, राजस्थान शिक्षा सेवा अधिनियम 1970, और इसके 1 साल बाद एक अधिनियम और दिया, राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा अधिनियम 1971। ये 2 अधिनियम बनाए गए और ये दोनों अधिनियम किसकी सिफारिश पर बने? प्रथम शिक्षा नीति की सिफारिश पर। अब इनमें है क्या? ग्रेड 1st और इससे ऊपर के जो अधिकारी होते हैं, क्या बेटा? ग्रेड 1st और इससे ऊपर के अधिकारी, मतलब आप लेक्चरर से काउंट कर दो। ठीक है। प्रिंसिपल मान लो, पीओ मान लो, ओके। उसके बाद में आप एसीबीओ मान लो, उसके बाद आप सीबीईओ मान लो। ठीक है। यहाँ पर इक्विवेलेंट आरपी होता है, रिसोर्स पर्सन होता है। ठीक है। उसके बाद आप सीडीईओ मान लो, फिर आप जेडी मान लो, और उसके बाद में क्या है, डायरेक्टर मान लो। ठीक है। ग्रेड 1st और इससे ऊपर के जितने भी अधिकारी होते हैं, उनकी सेवा सत्यापन या सेवा कार्य किस अधिनियम के तहत होता है? 1970। मैं जिस अधिनियम के तहत गवर्नमेंट में जॉब कर रहा हूँ वो 1970 के तहत कर रहा हूँ। मेरा काम होता है स्कूलों में जाकर स्कूलों की जांच करना। ठीक है। मतलब पूरा ब्लॉक है, दूदू ब्लॉक है, उस पूरे दूदू ब्लॉक के अंदर स्कूल इंस्पेक्टर की एक पोस्ट होती है, वहाँ पर जाकर स्कूलों की जांच करनी होती है। ओके। और इस सिस्टम का ही हिस्सा होते हैं हम। तो 1970 के अधिनियम में ग्रेड 1st और इससे ऊपर के अधिकारियों की पोस्टिंग होती है। क्लियर है। 1971 में कार्मिक कहलाएंगे। पहले क्या कहलाएंगे? अधिकारी। यहां क्या कहलाएंगे? कार्मिक, कर्मचारी। और इसमें आएगा ग्रेड 2nd, वह इससे ऊपर या नीचे? नीचे के कार्मिकों की भर्ती की जाती है। ठीक है। तो उसमें आ जाएगा फिर L2 और फिर आप आ जाओगे L1। तो आप जो नियुक्ति होगी ना भाई साहब, वो किसके तहत होगी?
राजस्थान शिक्षा सेवा अधिनियम, सॉरी, राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा अधिनियम 1971। तो कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि हमारी भर्ती किसके कारण हो रही है। इसीलिए क्योंकि आरपीएससी ग्रेड सेकंड से ऊपर की भर्ती करवाती है, हालांकि ग्रेड सेकंड की भी भर्ती आरपीएससी का काम नहीं है, लेकिन काम ज़्यादा होता है, बड़ी एग्जाम होती है इसलिए करवा देती है, वरना आरपीएससी के पास में सिर्फ ग्रेड फर्स्ट का होना चाहिए। और अधीनस्थ बोर्ड क्या करवाता है, आपकी ग्रेड थर्ड वाले एग्जाम्स करवाता है। जितनी भी ग्रेड थर्ड लेवल, पटवारी, एलडीसी वगैरह, ये सारा कौन करवाता है, अधीनस्थ शिक्षा बोर्ड करवाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा अधिनियम 1971 के तहत ग्रेड सेकंड व इससे नीचे के अधिकारियों, सॉरी, कार्मिकों की क्या होती है, भर्ती होती है। समझ में आएगी बात। तो आप कौन सी के तहत, और तुम्हें जो नियुक्ति देगा प्रिंसिपल, वो किसके तहत है, राजस्थान। पहली बात ध्यान दो, आपको नियुक्ति प्रिंसिपल नहीं देगा, आपको नियुक्ति देगा सीबीईओ। कौन देगा, ग्रेड थर्ड का नियोक्ता सीबीईओ, चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होता है। क्लियर है। ग्रेड सेकंड का जो टीचर लगते हैं उनका होता है सीडीओ, जिसको बोलते हैं डिप्टी डायरेक्टर। आई बात समझे। तो ग्रेड सेकंड तक संभाग का जो मुखिया होता है वो क्या देता है, नियुक्ति देता है। और ग्रेड फर्स्ट को बीकानेर निदेशालय डायरेक्टर से क्या मिलती है, नियुक्ति मिलती है। अब समझ में आ गई बात। तो आप जब सेलेक्ट होंगे, और होंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, आप में से सेलेक्ट होते हैं, इसको विश्वास करके चले कि सिलेक्शन हमारा ही होगा। ये विश्वास जिसके पास होता है ना भाई साहब, वो निकलता भी है। ये और ध्यान रखना इस बात का। और अपनों में से ही सिलेक्शन होगा, इस बात का भी ध्यान रखना। जो अपने आप को कमज़ोर मान के चल रहा है वो एक अलग बात है। इंसान को सबसे ज़्यादा अपने आप पर भरोसा और अपने आप पर ये मान लेना चाहिए कि मेरे से बढ़िया कोई नहीं है। मैं तो दुनिया में अपने आप से बढ़िया किसी को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपने आप को महत्व नहीं देगा तो मुझे दुनिया कैसे महत्व देगी। और तुम लोग पीछे पड़े हुए हो, काश एक बार हाँ हो जाए। तो पहले अपना वजूद ऐसा बनाओ कि दुनिया पीछे भागे, तुम्हें भागना, इसलिए कल से मत भागना, ठीक है ना। ये जो ट्राई कर रहा है ना, तो चेहरे पे लिखा हुआ तेरे, ट्राई मत करना हो, ठीक है। ओके, तो बेटा राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा अधिनियम हो गया। ओके, अब ओके ठीक है, बीच बीच में अपने आप में मैं ध्यान रख लूंगा आप लोगों का, है ना। बड़े प्यारे बच्चे हो आप, है ना, लेकिन पढ़ाई के समय नहीं, है ना। जब इच्छा हो ना तुम्हारे हुक्की उठे कि गुरुजी एक बार मैं तो मैं अपने आप ध्यान रख लूंगा आपका ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई मुख्य काम बाधित नहीं होना चाहिए कभी भी, है ना। ओके ठीक है। उसके बाद 1975 में क्या, 1975 में, ठीक है, एनसीएफ का प्रारंभिक चरण शुरू होता है, एनसीएफ 1975। क्लियर है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आती है, वो आती है कि एनसीईआरटी। क्या बेटा, एनसीईआरटी के पहले तो हमने बनाए थे क्षेत्रीय कार्यालय, और अब हम बनाएंगे राज्य इकाइयां। क्या बनाएंगे, राज्य इकाइयां। समझ आई बात। तो राज्य इकाई बनाएंगे तो यहां पर एनसीईआरटी को SIERT में क्या किया गया, बांटा गया, और प्रत्येक राज्य में उसकी एक शैक्षिक अनुसंधान इकाई बनाई गई। कब बनाई गई, 11 नवंबर 1978 प्रोफेसर रमेश चंद्र मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर एनसीईआरटी को स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, इसमें क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। यह पूरे राज्य के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करेगी, शिक्षा में अनुसंधान, और उस किए गए अनुसंधान के आधार पर पूरे राज्य की शिक्षा के लिए मॉड्यूल बनाएगी। क्या बनाएगी,
और उन मॉड्यूल को डाइट में भेजेगी। और डाइट में एक तरफ तो बीएसटीसी के माध्यम से क्या किए जाएंगे, शिक्षक प्रशिक्षु तैयार किए जाएंगे, और नंबर 2 जो टीचर लग जाते हैं उनको भी क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी और शिक्षा के ढांचे को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये काम किसका हो गया, एसआईआरटी का। 2018 में, फैक्ट पूरे बाद में लिखवाऊंगा, 2018 में एसआईईआरटी पहले राज्य सरकार के तहत या उसके अधीन काम करने वाली संस्था थी, लेकिन 2018 में एसआईईआरटी का दायरा क्या कर दिया गया दोस्तों, बढ़ा दिया गया, और अब यह संस्था स्वायत्त शासित संस्था है। क्या है दोस्तों, अब आप कहोगे कि साहब स्वायत्त शासित संस्था और राज्य की संस्था में अंतर क्या है, क्लियर है? तो राज्य की संस्था के तो सारे नियम बनेंगे सचिवालय से, कहां से बनेंगे, और वो सारा मॉड्यूल बन के कहां जाएगा, एसआईआरटी। एसआईआरटी सिर्फ उसको साल भर क्या करवाएगी, लागू करवाएगी, क्लियर है बात। लेकिन अब स्वायत्त शासित संस्था ऑटोस्टिक बॉडी जब बना देते हैं, ठीक है, तो उसमें अब नियम बनाने की आवश्यकता सचिवालय को नहीं है, वह अपने नियम, अपने मॉड्यूल अपने स्तर पर खुद बनाएगी, सिर्फ इसको राज्य सरकार क्या देगी, बजट देगी। इसका मतलब सारे मॉड्यूल अब एसआईआरटी क्या बनाती है, खुद के बनाती है, ठीक है। ठीक चल रही घड़ी। एसआईआरटी को 2018 में क्या बना दिया गया बेटा, स्वायत्त शासित संस्था बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि क्या होता था कि नियम बनते थे, स्कूल चालू हो गए जुलाई में, नियम बन के आते थे अक्टूबर तक, लागू होते थे दिसंबर तक, तो एसआईआरटी बैठा रहता था ठाला, कोई काम नहीं था। तो ये समस्या आई कि हम नियमों को लागू करने में क्या हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं। क्यों न ऐसा किया जाए कि नियम भी खुद ही बनाए, लागू भी खुद ही करे। तो मॉड्यूल निर्माण का काम पूरा स्वतंत्र प्रभार इसको दे दिया गया। एक तो स्वतंत्र प्रभार का मंत्री हो और एक राज्य मंत्री हो, तो अंतर होता है कि नहीं होता है। तो वो मंत्री कहेगा तब वो काम करेगा राज्य मंत्री, यहाँ तो सारी स्वायत्तता किसको दे दी है, ऑटोनोमस बॉडी बना दिया है। तो अब एसआईआरटी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया दोस्तों, RSCERT। अब ध्यान दें, यहां पर इसका स्तर क्या था, इंस्टीट्यूट का। किसका स्तर था, इंस्टीट्यूट का, संस्थान थी। और अब यह बना देगी है काउंसिल। क्या बना देगी है, काउंसिल। और काउंसिल का मतलब परिषद, और परिषद का दायरा क्या हो गया, ज्यादा। और अब ये अपने मॉड्यूल निर्माण भी क्या करेगी, खुद करेगी, प्रारूप भी खुद बनाएगी, ट्रेनिंग सेशन भी खुद निर्मित करेगी, और ट्रेनिंग देने का काम भी खुद करेगी। मतलब सिर्फ इसको पैसा मिलेगा, काम सारा ही खुद करेगी। पहले क्या मिलता था, पैसा नहीं मिलता था, मॉड्यूल आते थे, उन मॉड्यूल की पालना करवानी पड़ती थी। तो इसका मतलब RSCERT को अब अधिकार क्या दे दिए गए हैं, ज्यादा। और अब इसका नाम क्या है बेटा, RSCERT, ठीक है। इसमें 9 अनुभाग होते हैं, उसमें 6ठा अनुभाग अजमेर स्थित है, बाकी के सारे अनुभाग कहाँ हैं, उदयपुर स्थित है, क्लियर है। ये तब बात करेंगे जब RSCERT आपको पढ़ाएंगे तब, ठीक है। जब एजुकेशन सिनेरियो स्टार्ट होगा ना, तो उसमें डाइट आएगा, उसके अंदर RSCERT आएगा, निदेशालय आएगा, परिषद आएंगी, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आएगा, ओके। तो ये सारी चीजें सिनेरियो में आ जाएंगी। और फिर ये संस्थागत जो संगठन था ना, अप टू L1 से लेकर क्या था, डायरेक्टर था, वो सारे वो करवा देंगे। कितनी काउंसिल काम करते हैं, कितने ADBC काम करते हैं, वो सारे काम हो जाएंगे। समसा क्या है, रमसा क्या है, SSC क्या था, वो सारी चीजें वहाँ आ जाएंगी। वो अलग सेगमेंट है, ठीक है। 10 नंबर का एजुकेशन सिनेरियो वाला सेगमेंट है, और 10 नंबर का RT और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। और कुछ आएंगी इसमें समितियां, SMC है और SDMC है, ठीक है। एक HDMC और होती है, जो कि 1999 तक चलती थी, वो भी करवा देंगे आपको, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई बेटा। 1975 में NCF 1975 आया। उसके बाद में NCERT की कौन सी इकाई, राज्य इकाई के रूप में क्या बनाएगी, SIERT, बोलो, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। राज्य, अरे क्या दिक्कत है भाई, चेक शर्ट पीछे 2 नंबर लाइन, सुन मेरी बात है, या माथे पे कुछ लिखा हुआ है क्या, अरे मेरी तरफ देख, लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ ना तो समझने की कोशिश मत कर, वहां से खड़ा हो जा, साइड में बैठ जा।
खड़ा हो जा। अरे इसमें अच्छा है, वहां से खड़ा हो, साइड में बैठ। हाँ हाँ हाँ, आप खड़े हो। और तुझे पता है कि क्यों बोला मैंने? साइड में जगह दो इसको। आगे देखिए, यहां तक हो गया बेटा। अब इसको किस में बदला गया है? फुल संस्थान में बदल दिया। इंस्टीट्यूट से किस में बदल दिया इसको? काउंसिल में। नाम क्या हो गया? राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये आज के स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? ये वो कई देर से डिस्टर्ब हो रहा था, मैंने उसको साइड में बैठने के लिए कहा। जो हमारा ये ईगो लेवल है ना, ये ले बैठता है इंसान को, ठीक है ना। जब टीचर बन जाओगे ना, पहले बात तो इस एटीट्यूड के साथ इंसान बनता नहीं है, और जब बन जाओगे ना तो अधिकारी ऐसा ऐसा कह के चले जाते हैं, समझ में नहीं आता है। और भाई साहब मेरे साथ तो हंसी मजाक मैं ही खूब करता हूँ, बिल्कुल मस्त रहोगे, लेकिन बीच में जो डिस्टरबेंस है ना वो नहीं है पसंद। और इस मामले में चाहे कहीं तक चले जाना, मुझे सब जानते हैं, 12 साल हो गए मुझे, तो मुझे पता भी है, मालिकों को भी पता है कि मैं कैसा इंसान हूँ। मुझे कुछ कहेंगे भी नहीं, क्योंकि मैं गलत करता नहीं। और ये हमेशा इस बात का ध्यान रखना, जैसे तुमने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, डायरेक्शन गलत ली, मैं तुरंत टोक दूंगा। और कतई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी भी वे में फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हर तरीके से थोड़ा ठीक ठाक संपन्न हूँ। आई बात समझे? पढ़ने का मतलब है पढ़ना, सीधा अर्थ है। यहां तक हो गया बेटा? ठीक है। उसके बाद 1985 में कांग्रेस का 1985 में 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, और इसकी अध्यक्षता करते हैं पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। और यहां पर यह प्रस्ताव रखा गया कि भारत को एक नवीन शिक्षा नीति की क्या है? आवश्यकता है। नवीन शिक्षा नीति की आवश्यकता है। तो इस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हो गया, और 1986 में NPE 86 का निर्माण हुआ। देखो बेटा, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, हम एक पढ़ते हैं NEP 2020 और ये पढ़ते हैं हम NPE 86, अंतर होगा कुछ। इनकी एब्रीवेशन फॉर्म क्या होती है? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। क्या है? राष्ट्रीय नीति किस पर? शिक्षा पर। और ये अपने आप में पूरी क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसका नाम क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। और ये क्या है? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। तो ये फुल फॉर्म का खेल है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। सब लोग यही कहते हैं एक ही बात है, एक बात नहीं है, ठीक है। इसका अर्थ अलग है। ये शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति थी और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ठीक है। इसमें पूरा केंद्र बिंदु क्या है? शिक्षा को केंद्र बिंदु मानकर पूरी नीति राष्ट्रीय, मतलब हमारी राष्ट्रीय नीति के अंदर शिक्षा ही क्या है? मुख्य आधार, इसलिए एनईपी 2020 है। वहां पर राष्ट्रीय नीति में शिक्षा को एक बिंदु माना गया था, और यहां पर मुख्य बिंदु क्या है? शिक्षा है। तो ये अंतर ध्यान रहेगा, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 86, और ये क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ओके। अब नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 86 में 1986 में ये नीति दे दी हमने। इसके अंतर्गत एक स्लोगन कहा गया। स्लोगन क्या दिया गया? हमारा पाठ्यक्रम राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की पृष्ठभूमि वाला हो। क्या हो दोस्तों?
राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की क्या हो, पृष्ठभूमि। ये स्लोगन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। उसमें ये कहा गया कि हमें शिक्षा नीति में जो पाठ्यक्रम बनाना है उसका लेवल ऐसा हो कि जिसे हम राष्ट्रीय चरित्रवान युवक का क्या कर सके, निर्माण कर सके। जो युवक को हम तैयार करें, जिस युवा को हम तैयार करें, उसका चरित्र क्या हो, राष्ट्रीय मापदंडों पर क्या उतरे, खरा उतरे। ये उसका क्या कहा गया, स्टैंडर्ड रखा गया। हमारा पाठ्यक्रम राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की पृष्ठभूमि वाला होना चाहिए। एक बात क्लियर। दूसरी, इस शिक्षा नीति में पिंक बुक गाइडलाइन का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया बेटा? तो पहली बार पिंक बुक गाइडलाइन कब आई? 1986 में। पिंक बुक गाइडलाइन होती है गर्ल्स एजुकेशन के लिए। किसके लिए होती है दोस्तों? गर्ल्स एजुकेशन के लिए। अब गर्ल्स एजुकेशन के लिए क्या थी ये पता किया गया कि 1986 के आसपास भी हमारा शिक्षा का ढांचा कोई खास अच्छा नहीं है, और ये पता चला कि लड़कियां तो उनमें हिस्सेदारी लेती ही नहीं है। इसका मतलब लैंगिक संवेदनशीलता की बात करें, अगर बालिका शिक्षा की बात करें तो न के बराबर क्या थी, शिक्षा थी। लड़कियां भाग नहीं लेती। उसकी दो वजह थी। एक तो घर वालों का डर, वो लड़कियों को बाहर नहीं निकालना चाहते थे। क्यों? क्योंकि असामाजिक सुरक्षा बहुत ज़्यादा थी। नंबर दो, भाई बहन साथ जाते थे, भाई कह देता था नहीं बहन को यहीं रखो, ठीक है मुझे शर्म आती मैं इसको नहीं ले। ये कई भाइयों ने भी बहुत कबाड़ा किया, अपनी बहनों को स्कूल नहीं लेके गए। तीसरा, जो एजुकेशन लेवल पर जो निकल के आई ना बात, वो ये आई कि सरकारी स्कूलों में अलग से टॉयलेट नहीं है। क्या नहीं है? टॉयलेट नहीं है। तो अब बच्ची अगर बाथरूम जाए तो जाए कहां? लड़कों के लिए वो समस्या नहीं थी। अच्छा, इसमें कौन सी बात थी हंसने वाली? तुम तो सारा दीवार को देख लोगे ना, उसमें भी आनंद ढूंढ देते हो। तो पता चला कि लड़कियों के लिए क्या नहीं थी, अलग से टॉयलेट अरेंजमेंट नहीं था। तो पिंक बुक गाइडलाइन में एक घोषणा की गई कि हम प्रत्येक स्कूल में क्या करेंगे दोस्तों, दोहरा शौचालय व्यवस्था करवाएंगे। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग टॉयलेट का अरेंजमेंट 1986 की शिक्षा नीति में किया गया। और इसी लैंगिक संवेदनशीलता के लिए कौन सी गाइडलाइन का निर्माण हुआ? पिंक बुक गाइडलाइन का निर्माण हुआ। समझ आई बात? ठीक है। उसके बाद 86 की पॉलिसी के आधार पर ही 86 की पॉलिसी के आधार पर ही 1988 में, ये 87 भी दे देता, 88 दे देता, 88 ये एक्यूरेट डाटा है। 1988 में प्रत्येक जिला स्तर पर किसका निर्माण किया गया? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का निर्माण किया गया। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाने लगी। 8 विभाग होते हैं। 8वां विभाग प्रशासनिक विभाग होता है, WE डिपार्टमेंट होता है। तो जब डाइट पढ़ाएंगे तब सारे डिपार्टमेंट का काम लिखवा देंगे। 8 विभागों क्या क्या काम होता है। DO रैंक का इसका प्रिंसिपल होता है। 13 सीनियर लेक्चरर होते हैं, ठीक है, और 6 सीनियर लेक्चरर, 13 लेक्चरर और एक क्या बोलते हैं वाइस प्रिंसिपल होता है। और बाकी कुछ सेकंड ग्रेड के टीचर को भी क्या दी जाती है, नियुक्ति दी जाती है। उसके अलावा 6 इसके अंदर LDC होते हैं। तो क्या सेटअप होता है वो सारा बाद की बात है, ठीक है। तो 1988 में किसका निर्माण कर दिया गया दोस्तों? डाइट का। 1986 की शिक्षा नीति लागू हो गई। तो इस लागू होने के साथ में अब 1988 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, क्या दोस्तों? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की भी स्थापना कर दी गई। अब ब्लैक बोर्ड क्या था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसमें कम से कम एक स्कूल के अंदर एक बड़ा क्या होगा? हॉल होगा। उस हॉल के अंदर एक क्या होगा? ब्लैक बोर्ड होगा। कम से कम उस विद्यालय के अंदर 2 टीचर होंगे, एक पुरुष और दूसरी महिला। एक ब्लैक बोर्ड होगा, मतलब अम्पट होगा, ठीक है। ब्लैक बोर्ड अवधारणा किसने दी थी? ब्लैक बोर्ड अवधारणा किसने दी थी? विलियम जेम्स ने। किसने दी थी? विलियम जेम्स ने।
ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया जाए, ये अवधारणा किसने दी थी? विलियम जेम्स ने। चलो ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाएगा? ब्लैक बोर्ड हो, साथ में उस महिला या पुरुष शिक्षक के लिए पढ़ाने के लिए पॉइंटर होना चाहिए, चौक होना चाहिए, डस्टर होना चाहिए, आवश्यक दस्तावेज रखने के लिए क्या होनी चाहिए? 2 अलमारियां होनी चाहिए। इस प्रकार एक हॉल को ही स्कूल का क्या दिया गया? संरचना बनाया गया, ठीक है, और इसको नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। क्लियर है? इसमें प्राथमिक विद्यालय क्या किए गए दोस्तों? प्राथमिक विद्यालय खोलने की क्या की गई? सिफारिश की गई। अब 1990 में आता है आचार्य राममूर्ति समिति। क्या आती है दोस्तों? आचार्य राममूर्ति समिति। और ये जो राममूर्ति समिति है ये 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा करती है कि क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति सही दिशा में आगे काम कर रही है या नहीं कर रही। मीनिंग समझ में आया? क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति सही दिशा में काम कर रही है या नहीं कर रही है, इस बात की समीक्षा करने के लिए 1990 में एक समिति का गठन किया गया। उस समिति का क्या नाम है बेटा? आचार्य राममूर्ति समिति। इस समिति ने 2 साल काम किया और 2 साल काम करते हुए 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन 92 एक अवधारणा दी। और इसमें हुआ क्या? जो सुधार 1986 की शिक्षा नीति में किए जाने थे उन सुधारों को लागू करने की बात कहां कर दी? प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। पूरा नाम क्या है बेटा इसका? बोलो। प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, और इसको हिंदी में कहेंगे कार्य योजना 1992। कार्य योजना 1992। इस कार्य योजना 1992 में बताओ किसके संशोधन शामिल थे? 1986 की शिक्षा नीति में जो कमियां रह गई थी उन सुधारों को शामिल किया गया। कहां पर? 1992। किसने लागू करवाया? आचार्य राममूर्ति समिति ने संशोधन करवा दिए कि भाई ये होगा। इसका मतलब ये नहीं कह सकते क्या कि यह 1986 की रिवाइज्ड एजुकेशन पॉलिसी है? क्या ये नहीं कह सकते कि 1986 की संशोधित शिक्षा नीति है ये? यस और नो? इसलिए इसको प्रोग्राम ऑफ एक्शन को REP 92 क्या कहते हैं? R का मतलब रिवाइज्ड, E का मतलब और P का मतलब, और कब दी गई? इसी का नाम क्या है? और इस प्रोग्राम ऑफ एक्शन में किया क्या गया? 1986 की शिक्षा नीति में जो कमियां रह गई थी उन कमियों को शामिल किया गया। आई बात समझे? तो यहां पर क्या हो गया? प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 आ गया और इसको हिंदी में अपन बेटा लिख देंगे पुनः संशोधित। क्या लिख देंगे? पुनः संशोधित शिक्षा नीति 1992। ठीक है, ये नई नीति नहीं है। ये क्या है? नई नीति नहीं है। ये 1986 की शिक्षा नीति का क्या है? संशोधन है। अगर नाम देते तो इसका तीसरा नाम देते, लेकिन तीसरी शिक्षा नीति नहीं है। ये 1986 की क्या है? रिवाइज्ड एजुकेशन पॉलिसी है। वही प्रारूप है, ढांचा वही है, सिर्फ नाम बदला है। तीसरी शिक्षा नीति नहीं है। अभी तक शिक्षा नीति कितनी आ गई? 1968 और 1986। ठीक है, और तीसरी शिक्षा नीति आई है 34 साल बाद 2020 में। यहां तक क्लियर है? ठीक है। REP 1992 बन गया। ओके, इसके बाद अगस्त 1993 में यशपाल शर्मा समिति बनती है। यशपाल शर्मा समिति आती है। यशपाल शर्मा समिति में कितने सदस्य थे बेटा? 38। ठीक है, और संचालन समिति में कितने सदस्य थे? 35। संचालन समिति में कितने सदस्य थे? 35। ठीक है, क्या सॉरी, ओके वो ध्यान में रह गया। 38 तो क्या थे? यशपाल शर्मा समिति।
और यशपाल शर्मा समिति ने जो सुझाव दिए थे उनको लागू करवाने के लिए जो समिति थी उनमें सदस्य कितने थे? 35। ठीक है। नेशनल स्टेयरिंग कमेटी NSC, उसमें सदस्य हैं कितने? 35। और यशपाल शर्मा समिति में कितने सदस्य हैं? 38। ठीक है। यशपाल शर्मा समिति 1992 से लेकर, कहां से लेकर भाई साहब? 1992 से लेकर वर्ष 2000 तक के 8 सालों का क्या करती है? अध्ययन करती है। क्या करती है? अध्ययन करती है। और अध्ययन करने के बाद वर्ष 2000 में एक प्रोग्राम देती है NCFSE 2000 वर्ष है ना, तो प्रोग्राम का क्या नाम दे दिया? बोलो। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। ठीक है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2000। 8 साल तक अध्ययन किया और 8 साल तक अध्ययन करने के दौरान इस प्रोग्राम को लागू करते समय यशपाल शर्मा समिति ने कहा कि हमें हमारे बच्चे के बस्ते का वजन क्या करना है? कम। इसलिए यहाँ नाम दिया गया कि हमें बिना बोझ, क्या दोस्तों? बिना बोझ की शिक्षा या तनाव रहित शिक्षा या दबाव रहित शिक्षा देनी चाहिए, लर्निंग विदाउट बर्डन। इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया? यशपाल शर्मा समिति ने 2000 में प्रतिपादित किया। यशपाल शर्मा समिति का गठन अगस्त 1993 में, कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 35 थी। और NSC नेशनल स्टीयरिंग कमेटी राष्ट्रीय संचालन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी बेटा? 35। राजस्थान की तरफ से रोहित धनखड़ नागौर से हैं, वो इस समिति में क्या थे? अध्यक्ष थे। क्या थे? राजस्थान की तरफ से कौन थे? सदस्य थे रोहित धनखड़। ठीक है। नागौर के सदस्य थे, उनको NCF का सदस्य बनाया गया था। यहां तक ठीक है? ओके। तो ये आगे हम 2000 के आसपास। इस दौरान एक काम और हुआ है, और वो ये हुआ है 1990 से लेकर 1995 के मध्य। 1990 से लेकर 1995 के मध्य एक प्रोग्राम चालू हुआ जिसका नाम है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। क्या चालू हुआ दोस्तों? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। इसमें 8 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के लोगों को, ठीक है, जिनकी संख्या थी 17 करोड़, इन लोगों को हमें क्या करना है? साक्षर बनाना है। साक्षर किस लेवल का बनाना है? मिनिमम लर्निंग लेवल, MLL, न्यूनतम अधिगम स्तर। और न्यूनतम अधिगम स्तर क्या होता है? 5वीं क्लास तक का। क्या होता है? 5वीं क्लास तक का। तो 17 करोड़ लोगों को जिनकी उम्र 13 से लेकर 8 साल से लेकर 35 साल हो, 17 करोड़ लोगों को ये टारगेट रखा गया कि हम अगले 5 सालों में 17 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर साक्षर बनाने का काम करेंगे। इसको एक राष्ट्रीय स्तर का मिशन बनाया गया। इसको कहते हैं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। इसी दौरान राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत ही 1993 में एक प्रोग्राम आया जिसका नाम है दोस्तों DPEP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। क्या नाम है बेटा? बोलो। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। हिंदी में बताने की कोशिश करो। देखें, जिला प्राइमरी का मतलब, वेरी गुड, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है। जिला स्तर पर कक्षा 5 तक के बच्चों को क्या सार्वभौमिक शिक्षा देने के उद्देश्य, कौन सी शिक्षा देने के उद्देश्य? सार्वभौमिक शिक्षा देने के उद्देश्य से जिला स्तर पर एक इकाई बनी गई जिसका नाम था DPEP। ओके। 15 अगस्त 1995 से तमिलनाडु से, कहां से दोस्तों? तमिलनाडु से क्या किया गया? MDM, मिड डे मील की क्या हुई? शुरुआत हुई।
राष्ट्रीय पोषण मिशन कार्यक्रम के तहत प्रत्येक बच्चे को कुछ दलिया दिया जाएगा। पहले कच्चा दलिया दिया जाता था, फिर पक्का दलिया दिया जाता था, फिर खाना आया, फिर खाने के साथ में दूध आया, फिर दूध के साथ फल आए। ठीक है, अगर आप सरकारी योजनाओं को लिखना शुरू करें ना भाई साहब कि एक सरकार एक बच्चे पर कितना खर्च करती है, तो आपको लगेगा कि साहब इससे ज़्यादा और क्या मिलेगा। किताबें फ्री, यूनिफॉर्म फ्री, यूनिफॉर्म की सिलाई, ठीक है, उसके साथ साथ खाना फ्री, फ्रूट फ्री, अब जो देने वाले की नीयत चाहिए, ठीक है, दूध मिलता है, ठीक है, शिक्षा फ्री, प्रयोगशालाएं फ्री, है ना। अब भाई साहब और क्या लोगे, ठीक है। तो मतलब इतना सब कुछ दे रखा है। और हालांकि 2020 के बाद में एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए भी हैं और काफ़ी संख्या में एडमिशन हुआ भी है। धीरे धीरे 2010-11 के बाद में जो बैच गए हैं ना पढ़ाने के लिए, जो पहले कोचिंगों में पढ़ाते थे या जो टीचर प्रोफेशनली पढ़ाते थे और जिनका गवर्नमेंट में सिलेक्शन हुआ है, तो वो ईमानदारी से क्या करते हैं, अपना काम करते भी हैं। और धीरे धीरे अब गवर्नमेंट स्कूल भी क्या कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों को कहीं ना कहीं, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत कंपटीशन जरूर देते हैं। ठीक है, आप लोग टीचर बने तो पढ़ाना ईमानदारी से, 5 घंटे पढ़ाने के बजाय अगर 2 घंटे की नीयत हो तो 2 घंटे ईमानदारी से पढ़ा लेना, चाहे बाकी 3 घंटे बैठ जाना, लेकिन पढ़ाओ उतना ईमानदारी से पढ़ाना, चाहे बाकी समय बैठे रहना। अब मैं जैसे स्कूल में कई बार, तो मैं मान लीजिए जल्दी चला गया और कोई टीचर लेट गया, 5 मिनट लेट हो गया, 15 मिनट लेट हो गया, गाड़ी लेट मिली, 100 बहाने होते हैं, है ना। कोई गांव का आदमी मिल गया, उसने रामा श्यामा कर लिया ना, 5 मिनट वो बतलाने लग गया। अब टीचर मना थोड़ी कर देगा गांव के आदमी को, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, उसको नौकरी नहीं करनी क्या, गांव में नौकरी नहीं करनी क्या, तो नौकरी करने तो बात करने लग गया, बात करने लग गया तो लेट हो गया। अब मान लीजिए मैं जांच पर चला गया और होता है ऐसा मेरे साथ, तो मैं कभी भी रजिस्टर को नहीं देखता, अटेंडेंस रजिस्टर को। मैं उनके प्रिंसिपल इंचार्ज को बोल देता हूं, जो लेट सेट आए उनको जो भी करें आप कर लो, मैं बाथरूम चला जाता हूं या कोई बहाना होता है, क्लास चेक करने चले गए, उसके पीछे से जो उनको पूर्ति करनी होती है वो क्या कर लेते हैं। क्योंकि मैं अगर ये कह के आ जाऊंगा और मैं नोट भी डाल के आ गया, उनकी सर्विस खराब भी करके आ गया, है ना, 16 सीसी का नोटिस भी दे के आ गया, लेकिन उससे क्या हो जाएगा, क्या एक मेरे नोटिस देने से वो इंसान पूरी उम्र भर के लिए सही आ जाएगा क्या? नहीं, उसको ये कह दो भैया आ गए हो ठीक है, लेट आए, लेकिन लेट आने के बावजूद भी जो काम करना है ना, वो काम ईमानदारी से करना है। मैंने 2 साल हो गए मुझे अधिकारी लगे हुए यहाँ पर, किसी सिंगल टीचर को आज तक कोई सिंगल नोटिस जारी नहीं किया है। और नहीं, ताली बजाने वाली बात नहीं है भाई साहब, ये मेरा काम है, इसके लिए सरकार मुझे क्या देती है, पैसा देती है, तनख्वाह देती है। दूसरी बात, हमारा ब्लॉक जो दूदू ब्लॉक है वो पहले 24-25 नंबर पे था 26 में से, ठीक है, अब 6ठे नंबर पे चल रहा है। और उसकी वजह यही थी कि टीचर्स को थोड़ी सी लिबर्टी दी गई, उनका सम्मान बढ़ाया गया, उनको रेस्पेक्ट से बात करना सीखा। वरना अधिकारी जाते थे जांच करने के नाम पे कुछ भी थोपे आते थे, बेचारे टीचर का 2 महीने तक का टाइम खराब हो जाता था। अब वो जांच का वो प्रकरण बनता, जांच करवाने के लिए लगा रहता था, हजारों आदमी से बात करता, फिर लिखित में बयान देता। इससे बढ़िया लेट हो गया कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया होती है लेट, लेकिन उसको ये कह के आ जाओ लेट हो गए कोई बात नहीं है, साइन करो, बट आ गए हो तो इसके बाद का जो काम है वो क्या कर देना, ईमानदारी से। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 5 घंटे इसमें 3 घंटे अगर सरकारी टीचर ईमानदारी से काम कर देना है तो वो सेलेक्टेड है और उसको पता है कि कंपटीशन दे के कैसे आया, उसमें ब्रेन है, उसमें कॉग्निटिव स्किल है, उसकी संज्ञान दक्षता सबसे अच्छी है और वो सबसे अच्छे बच्चे तैयार कर सकता है। अगर वो 3 घंटे भी पढ़ा ले तो 5 घंटे मत पढ़ा होगा, और 3 घंटे ही बहुत है उसके लिए, लेकिन पढ़ाई ईमानदारी से। इसीलिए बस्ते के वजन के भी कम बात की गई थी। यहां पर क्या किया गया, मिड डे मील शुरू कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद 12 दिसंबर 2 को, क्या दोस्तों, 12 दिसंबर 2002 को भारत के जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, अभिभावकों ने एक मांग रखी। क्या रखी बेटा, मांग रखी कि शिक्षा को, किसको बेटा, शिक्षा को भारतीयों का क्या बनाया जाए, मूल अधिकार बनाया जाए। क्या बनाया जाए, भारतीयों का मूल अधिकार बनाया जाए।
अब मूल अधिकार में क्या मांग रखी कि सरकार का ये दायित्व है कि वो प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा देने की क्या करे, व्यवस्था करे। ये हमारा क्या होगा, मूल अधिकार होगा। ठीक है, तो यहां पर 12 दिसंबर 2002 को एक संविधान संशोधन हुआ जिसको हम क्या कहते हैं, 86वां संविधान संशोधन। और भाई साहब इसमें संशोधन करते हुए शिक्षा को क्या बना दिया गया, भारतीयों का मूल अधिकार। और मूल अधिकार की उम्र क्या रखेगी, 6 से 14 वर्ष। और अब इस 86वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 21A के अंदर भाग 3 के अंदर इस बात को लिखा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा क्या होगी, मूल अधिकार होगी और इसकी व्यवस्था सरकार को करनी होगी। ये शर्त होगी क्योंकि संवैधानिक बात होगी। तो 86वें संविधान संशोधन को 12 दिसंबर 2002 को मंजूरी मिली और उसमें ये कहा गया कि क्या शिक्षा भारतीयों का क्या होगा बेटा, मूल अधिकार होगा। क्लियर है, ठीक है। इसके साथ साथ सरकार ने एक व्यवस्था और की कि शिक्षा मूल अधिकार के साथ साथ अभिभावकों का मूल कर्तव्य भी है। क्या होगा, मूल कर्तव्य भी है। तो मूल कर्तव्य कितने होते हैं, 10 होते हैं ना। तो 11वां मूल कर्तव्य कौन सा जोड़ा गया, शिक्षा। क्या जोड़ा गया बेटा, शिक्षा। तो 11वां मूल कर्तव्य शिक्षा होगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 के, या इसको क्या लिख दो, ट। अब वो नीति निर्देशक तत्वों में आता, कहां आता है उससे अपनों को लेना देना नहीं, वो मामला पॉलिटिकल साइंस वालों का। अपने ये पता है कि अंग्रेजी में 11वां अक्षर क्या होता है, के होता है, और हिंदी में 11वां अक्षर ट होता है। समझा ये बात, गिन लो आप, 11वां मिलेगा। तो 11वां मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 के या अनुच्छेद 51A और क्या लिख देंगे, के में शिक्षा को भारतीयों का क्या कर दिया गया, मूल अधिकार के साथ में मूल कर्तव्य घोषित किया गया। वापस देखो सारा, देखो बेटा 1964 में क्या आया, कोई दिमाग में तनाव नहीं लेना, ये बिल्कुल रिलैक्स बैठो। जहां ये लगे कि साहब यहां गड़बड़ है वहां बोलो आराम से, बिल्कुल एक संवाद होता है ना घर के जैसा, वो करो। कोई ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज के लिए गलत बात उसके लिए कहता हूं जो मुझे गलत लगती है, वास्तव में गलत होती है। बाकी पढ़ने के हिसाब से आप जो पूछना चाहे वो पूछे, प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। कोशिश होगी मुझे आ जाएगा, नहीं आएगा तो 302 का तो अपराधी हो नहीं, है ना, कल बता देंगे, है ना, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। लगभग मुझे पता है कि आप कहाँ तक पूछोगे। ओके, मेरे सब्जेक्ट में मुझे पता है कि हाँ कहाँ तक बच्चा रीच करता है, क्योंकि रात दिन यही काम करते तो छिन बन के जितने भी सवाल बनते हैं वो आ जाते हैं। क्लियर है। 1964 में क्या है भाई साहब, दौलत सिंह कोठारी आयोग। ठीक है, दौलत सिंह कोठारी कहाँ के थे, उदयपुर के। क्लियर है। क्या लागू किया गया, मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति को, और साथ साथ में आयुध शिक्षा को क्या किया गया, लागू किया गया। 1968 में क्या आई बेटा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और वो कौन सी, प्रथम। इसका डॉक्यूमेंट किसने तैयार किया था, दौलत सिंह कोठारी ने। यहां तक ठीक है, ओके। उसके बाद में 1970 में क्या आया बताओ, राजस्थान शिक्षा सेवा अधिनियम 1970। कौन लोग काम करेंगे इसमें, ग्रेड फर्स्ट और इससे ऊपर के अधिकारी। क्लियर, ठीक है। राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा अधिनियम 1971, इसमें कौन काम करेंगे, ग्रेड सेकंड व इससे नीचे के कार्मिक। क्लियर, ओके। उसके बाद में ये तो खैर वो मैंने पदानुक्रम बताया था यहां पर। उसके बाद देखिए 1975 में एनसीएफ 1975 आया, ये पहला एनसीएफ का प्रारूप दिया गया था यहां पर। फिर उसके बाद एनसीईआरटी को स्टेट इंस्टीट्यूट, बोलो कहां, राज्य इकाई के रूप में। कब बनाया भाई साहब, राजस्थान में 11/1978। किसकी अध्यक्षता में, रमेश चंद्र मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर। ठीक है।
अगस्त 2018 में SIERT को किस में बदला गया? RSCERT, राजस्थान का स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, और पहले वाले में नाम था संस्थान। क्लियर है? तो ये बन गई अब। और ये कैसी संस्था है भाई साहब? स्वायत्त शासन। 1985 में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होता है 69वां, उसमें नवीन शिक्षा नीति के मसौदे की बात की गई। और 1986 में दोस्तों क्या आ गई? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। और इस शिक्षा नीति में ये कहा गया कि हमारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की क्या होना चाहिए? पृष्ठभूमि वाला होना चाहिए, जिसको पढ़कर राष्ट्रीय चरित्रवान युवक क्या हो सके? तैयार हो सके। यहां तक क्लियर है? चलो ठीक है। उसके बाद में यहीं पर एक बात कही गई कि हमें पिंक बुक गाइडलाइन का निर्माण करना है, क्योंकि बालिका शिक्षा को अगर बढ़ावा देना है तो हमें बालिका शिक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा के दायरे को भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और उसके लिए एक क्या बनाएगी? गाइडलाइन बनाएगी। और उसमें सबसे अहम बिंदु क्या था कि हम बच्चियों के लिए क्या करेंगे? अलग से टॉयलेट की अरेंजमेंट करेंगे, ताकि बच्ची को लघु शंका जाते समय श्रम शंका का समाधान हो जाए, उसको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और वो अपने आप को क्या समझे? सेफ समझे। आज भी भारत में महिला जब किसी टूर के लिए निकलती है, 2-2.5 घंटे के लिए उसको जाना होता है, तो उसके दिमाग में शंका होती है कि अगर मैं पानी पी के बैठ गई और यूरिन बाथरूम अगर लगा तो मैं कहाँ जाऊँगी? उसके लिए बड़ी समस्या हो जाती है। या तो कुछ महिला तो इस बात को समायोजन में अपनाती है कि पानी पी के ही नहीं बैठी। और नंबर 2, किसी महिला को बस वगैरह में आप देखना वो कोल्ड ड्रिंक पीते हुए नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको पता है कि ये अगर समस्या होगी तो मैं कहाँ जाऊँगी। समझ आई बात? ये अभी भी हमारे यहाँ सुविधाओं की क्या है? और भाई साहब, अगर सरकारी सुलभ शौचालय में स्वस्थ आदमी चला गया तो भाई साहब उसको इतना बड़ा इम्यून बूस्टर लग जाता है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के डोज अपने आप नाकों में पहुंच जाते हैं, है ना। बीमार आदमी स्वस्थ हो जाएगा, स्वस्थ आदमी बीमार हो जाएगा, वहाँ बड़ा मामला बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो यहाँ पर किसका किया गया बेटा? पिंक बुक गाइडलाइन का निर्माण किया गया। उसके बाद देखो 1990 में क्या आई बेटा? आचार्य राममूर्ति समिति। आचार्य राममूर्ति समिति किसको लेकर अध्ययन करती है? 1986 की शिक्षा नीति को। क्लियर? जो कमियां रह गई थी उनका क्या करेगी? संशोधन। और संशोधन करेगी तो अब वो कुछ बताएगी। तो उस संशोधन का प्रारूप किस नाम के रूप में दिया गया? प्रोग्राम ऑफ एक्शन 92। ठीक है। और इन्होंने प्रोग्राम ऑफ एक्शन 92 में 3 चीजें कही पाठ्यक्रम के संबंध में। जब सुधार किया गया ना, तो 1986 की शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम को बहुत बड़ा बना दिया था। इतना बना दिया कि ये भी पढ़ो और ये भी पढ़ो। दिक्कत हो गई कि पढ़ाया नहीं जा रहा था बच्चे को। तो फिर आचार्य राममूर्ति समिति क्या कहती है कि पाठ्यक्रम में एक तो क्या होना चाहिए? लचीलापन होना चाहिए। लचीलेपन का मतलब है कि वो मंदबुद्धि बच्चे के लिए भी हो और वो प्रतिभाशाली बच्चे के लिए भी होना चाहिए। एक समझ में आएगी बात? मतलब हम पाठ्यक्रम का ढांचा इस प्रकार से करें कि वो मंदबुद्धि बच्चे के लिए क्या होना चाहिए? उपयोगी होना चाहिए। और किसके लिए? प्रतिभाशाली बच्चे के लिए उपयोगी होना चाहिए। मतलब उसमें क्वालिटी भी होनी चाहिए, उसका स्तर कमजोर भी होना चाहिए, उसका स्तर उच्च भी होना चाहिए। लचीलापन समझ में आ गया। नंबर 2, उस पाठ्यक्रम में भाई साहब प्रासंगिकता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रासंगिकता होनी चाहिए। प्रासंगिकता का मतलब है टू द पॉइंट बात कहना, प्रसंग को लेकर बात कहना, कि जहां जरूरी है वो चीज तो पढ़ाई जाए और जहां अनावश्यक चीजें हैं उनको पढ़ाया नहीं जाए। इससे पाठ्यक्रम अपने आप में क्या आ जाएगी? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वर्तमान प्रतियोगिता फील्ड के अंदर। बच्चे को ये बात दिमाग में घर कर जाती, इसके भी नोट्स ले लूं, इसके भी ले लो, इसके ले लो, और वो नोट्स का कट्टा भर लेता है भाई साहब, बोरी, है ना। और एक नोट भी वो क्या नहीं ढंग से नहीं पढ़ता है। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, इस बात का ध्यान रखना। और जो अपन लगे रहते हैं ना, वो सारे नोट्स कभी जिंदगी में पढ़े नहीं जाते हैं। कितना पढ़ना है, कितना पढ़ा, ये मायने नहीं रखता। कितना कैसे पढ़ा और समय के अनुसार पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये बड़ी चीज है।
समझ आई बात? तो कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, ये एक बहुत स्मार्ट तरीका होता है। बहुत सामान्य सा लड़का निकल जाता है और बहुत इंटेलिजेंट वाहियात बेवकूफ़ लड़का रह जाता है। मैंने वाहियात और बेवकूफ़ क्यों कहा? कि वो एक सब्जेक्ट में इतना घुस जाता है कि ना तो वो वापस लौट सकता है और ना वो आगे जा सकता है, सवाल उसके उतने ही आने हैं। अब आपके कुछ टॉपिक ऐसे होंगे, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, मैं किसी टीचर या उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा, मुझे कोई मतलब भी नहीं है। अब उसमें क्वेश्चन आना एक, लेकिन आपके सिलेबस में दे रखा है, उसको पढ़ना पड़ता है आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा, हो सकता न भी आए, तो उसको आपको सेलेक्टिव लेना है, इतना नहीं घुसना, क्योंकि सारे सब्जेक्ट आपको ही पढ़ने, हमें नहीं पढ़ने। हमें पढ़ाना है एक सब्जेक्ट, दो पढ़ाने हैं, लेकिन आपको तो क्या पढ़ने हैं, सारे पढ़ने हैं। तो हर चीज में इतना गहराई तक नहीं घुसना है कि वापस लौटना क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए। यह है प्रासंगिकता, कि जहां जरूरत हो उसको दिया जाए, पढ़ाया जाए, और जहां जरूरत नहीं है उस चीज को हटा लिया जाए। क्या हो गया? कुछ याद आ गया? याद नहीं आया? ये तो उम्र है थोड़ी सी बहुत, तो याद कर लिया करके जी, ध्यान दे भाई, है ना। उसके बाद पहला क्या था बेटा? लचीलापन। दूसरा क्या आया? प्रासंगिकता। और तीसरा शब्द था गुणवत्ता। क्या था? तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन में पाठ्यक्रम के संबंध में तीन शब्दों को क्या किया गया? जोड़ा गया। प्रासंगिकता, लचीलापन और क्या? गुणवत्ता। तो पाठ्यक्रम में तीन बिंदु होने क्या है? आवश्यक है। इस आधार पर पाठ्यक्रम का क्या किया गया? निर्माण किया गया। यहां तक ठीक है? ओके। उसके बाद में इसको क्या कहेंगे बेटा? रिवाइज्ड एजुकेशन पॉलिसी 92। क्लियर है? पुनः संशोधित शिक्षा नीति 1992। अब इसके तहत कुछ शुरू होगा, और अब क्या बन जाएंगे? अगस्त 1993 में क्या बनेगी? यशपाल शर्मा समिति। कितने सदस्य? राष्ट्रीय संचालन समिति में कितने सदस्य? 35। यशपाल शर्मा समिति 1992 से लेकर 2000 के बीच में 8 साल तक अध्ययन करती है। क्या प्रोग्राम देती है? NCFSE 2000, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का क्या किया गया? निर्माण किया गया। और यहां पर एक बात जोड़ी गई कि हमें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को क्या करना है? कम करना होगा। हमारे बस्ते का वजन क्या होगा? कम करना होगा। इसीलिए यहां पर क्या कहा गया? बिना बोझ की शिक्षा दी जाए। उसके बाद आता है दोस्तों, अगस्त 1995 में तमिलनाडु से क्या हो गया? आपका ये मिड डे मील शुरू हो गया। 1990 से 1995 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ठीक है। 8 से 35 वर्ष के 17 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभिक स्तर की मिनिमम एजुकेशन देने की, पत्र वाचन कर सके, लिखा पढ़ी, है ना, चिट्ठी पत्री बांच ले, ऐसा कुछ किया गया। हालांकि ये प्रोग्राम फेल हो गया था, ठीक है। उसके बाद 1993 में डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम का गठन किया गया। 12 दिसंबर 2002 को कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन पारित हुआ, जिसमें शिक्षा को क्या बनाया गया? मूल अधिकार। किसका बनाया गया? भारतीयों का। भारतीयों में किसका? बच्चे का। तुम जाकर खड़े हो जाओ कि लाओ शिक्षा दो, नहीं मिलेगी, क्योंकि उम्र क्या होनी चाहिए? हाँ, मूल अधिकार है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए है, ना कि आम आदमी के लिए। अब समझ आई बात? ये ध्यान रखना, 6 से 14 वर्ष के। अब कल मैंने अनुच्छेद 45 की बात की थी, उसमें आयु कितनी थी? 1 से, तो 6 से 14 कहां भाग गई? 21 ए में चलेगी कि नहीं चलेगी? अरे 21 ए में चलेगी ना, तो 1 से 6 वर्ष कहां रह गई? अनुच्छेद 45 में। तो वहां कितनी बच गई है? 1 से 6 वर्ष। किस में बची? अनुच्छेद। और 6 से 14 वर्ष कहां आ गई? अनुच्छेद 21 कै में, अनुच्छेद 21 ए में भाग 3 में आ गई। और मूल दायित्व की घोषणा कहां कर देगी? 51 ए के या 51 का ट भाग 4 में मूल दायित्वों में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। यहां तक क्लियर है? अब बेटा लिखेंगे, इसको पूरा व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे। लिखो।
देखो बेटा, उन्नीस सौ चौसठ में अब किसी को कोई ऐसा हो ना कि हाँ भाई बाथरूम या ऐसा कुछ है, उस समय यहाँ लिखते समय आप जाओ, है ना। लेकिन ये बहुत अच्छी बात थी, आपने अभी बहुत अच्छा मैनेज किया। धीरे धीरे 3 दिन हो जाएंगे तब आप बहुत मैनेज हो जाओगे। थोड़ा सा तुम्हें जोर आएगा, है ना, और ये जोर तुम्हारे लिए ज़रूरी है ना। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है जब टोका जाता है, आपका भी एक रेस्पेक्ट है। लेकिन कई बार क्या होता है कि 95 लोग सही होते हैं, 5 लोग हरकत करते हैं। उसकी नॉर्मल 95 ठीक भी होते हैं, उनको ठीक भी रहता है कि हाँ यार मैं मेरा पढ़ने आया हूँ, घर वालों ने मुश्किल से फीस दिया तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो अपने को 95 पर कंसंट्रेट करता हूँ मैं, 5 को कभी नहीं सोचता दिमाग में। धीरे धीरे 5 को भी थोड़ा ध्यान रख लो, वो अपने आप मैनेज हो जाएंगे, ठीक है। 1964 में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, 1964 में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी आयोग का गठन हुआ। दौलत सिंह कोठारी आयोग का गठन हुआ, जिसमें मोंटेसरी शिक्षा पद्धति, को लागू करने की बात कही गई। तथा इसी शिक्षा आयोग के तहत भारत में आयुध शिक्षा, भारत में क्या आयुध शिक्षा को भी लागू किया गया, क्या किया गया, लागू किया गया, ठीक है। उसके बाद लिखें 1968 में 1968 में भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई। भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई। ठीक है। एक ये ऑनलाइन सवाल पूछा है कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कब संचालित हुआ, तो 1956 में, ठीक है, जब निदेशालय की स्थापना की गई तब हो गया था। फिर इस राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के तहत शिक्षा कब दी जाने लगी, तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर 1978 से प्रौढ़ शिक्षा दी जाने लगी थी, ठीक है। तो ये नहीं पूछेगा यहाँ पर, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा और 6 से 14 वर्ष के, लेकिन वो पूछा तो बताना जरूरी हो गया था। तो 1956 में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना, और 2 अक्टूबर 1978 से राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को क्या किया गया, कर वहां से एजुकेशन दी जाने लगी। नहीं लिखना है, पूछा था इसलिए बताना जरूरी हो गया था। आगे लिखो, लिख लिया। उसके बाद लिखें 1970 में 1970 में राजस्थान
1970 में राजस्थान शिक्षा सेवा अधिनियम, 1970 में राजस्थान शिक्षा सेवा अधिनियम, शिक्षा सेवा अधिनियम, आगे लिखो बेटा समय 1970, अधिनियम का नाम है 1970 है ना, पहले तो समय लिखा आपने। 1970 में राजस्थान शिक्षा सेवा अधिनियम 1970 का गठन हुआ, राजस्थान शिक्षा सेवा अधिनियम 1970 का गठन हुआ, जिसके तहत ग्रेड फर्स्ट, जिसके तहत ग्रेड फर्स्ट व उससे ऊपर, ग्रेड फर्स्ट व क्या बेटा, उससे ऊपर के अधिकारियों की भर्ती होती है, उसे ऊपर के अधिकारियों की भर्ती होती है। सर आप बहुत सीरियस हो स्टडी के लिए, आई लव यू सर। सर यार किस किस से प्यार करे। लिखो की भर्ती होती है। उसके बाद लिखो 1971 लिख लिया। राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा अधिनियम 1971, राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा अधिनियम, राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा अधिनियम 1971 की स्थापना हुई या निर्माण हुआ, जिसके अंतर्गत राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा अधिनियम 1971 की स्थापना हुई या निर्माण हुआ, जिसके अंतर्गत ग्रेड सेकंड, जिसके अंतर्गत क्या, ग्रेड सेकंड व इससे नीचे के कार्मिकों की, इससे नीचे के कार्मिकों की क्या होती है बेटा, भर्ती होती है। ग्रेड सेकंड व इससे नीचे के कार्मिकों की भर्ती होती है, कार्मिक कर्मचारी की भर्ती होती है, ठीक है। उसके बाद लिखें 1975 में ओके धीरे बोल दूंगा, ठीक है, सॉरी यार गलती होगी, बस माफ कर दे यार, ठीक है, कर दिया, चलो ठीक, लिखो कर दिया, ठीक है, चलो 1975 में लिख लिया, बोलो पक्का। NCF 75, 1975 में NCF 75, ठीक है, का गठन हुआ, NCF 75 का गठन हुआ। यह अब देखो NCF का पूरा नाम क्या होता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि एक तो होती है पाठ्यचर्या और एक होता है पाठ्यक्रम, ठीक है। एक को बोलते हैं करिकुलम और एक को बोलते हैं सिलेबस, ठीक है। तो शिक्षा के 3 आयाम होते हैं, शैक्षिक पक्ष, सह शैक्षिक पक्ष और भौतिक पक्ष। आई बात समझे। तो पाठ्यचर्या जो होती है ना,
उसके अंदर शिक्षा के साथ साथ सह शैक्षिक पक्ष भी क्या होता है, शामिल होता है। जबकि सिलेबस के अंदर केवल कौन सा पक्ष होगा, शैक्षिक पक्ष। क्लियर है? तो सिलेबस सिर्फ शैक्षिक पक्ष को, एजुकेशन एस्पेक्ट को ध्यान में रख के बनाया जाता है, जबकि करिकुलम में बच्चे के शैक्षिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक, उसका सामाजिक, उसका नैतिक, उसका संज्ञान, उसका मनोसामाजिक, उसका मनोसंवेगात्मक विकास को साथ में रखा जाएगा। मतलब विकास के सारे आयाम शिक्षा के साथ शामिल होंगे। वो तो है पाठ्यचर्या, करिकुलम। क्लियर है? और उसके अंदर एक भाग होता है जिसका नाम है, पाठ्यचर्या के अंदर है पाठ्यक्रम। ठीक है? हालांकि करिकुलम शब्द का अर्थ पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम दोनों लिख देते हैं, लेकिन सिलेबस सही शब्द होता है उसका। तो आप लोग सिलेबस पढ़ते हो जिसमें केवल कौन सा पक्ष है, शैक्षिक पक्ष है। स्कूल के अंदर कौन सा पक्ष होता है, शैक्षिक के साथ साथ आपके शारीरिक विकास के पक्ष को भी शामिल किया जाएगा। मानसिक विकास भी होगा, नैतिक विकास भी होगा, संज्ञान विकास भी होगा, मनोसामाजिक विकास भी होगा। ठीक है? मनोनैतिक विकास भी होगा। तो सारे विकासों को साथ रखा जाएगा। ठीक है? तो लिखें 1975 में क्या लिखोगे बेटा, NCF 75 या, हाँ कोई बात नहीं, आगे लिखो, यह है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। यह है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 1975 है। 1900 भाई 75 तो मैंने बोल दिया था, लेकिन कब दिया गया था, 1975 में। तो 1975 है, जो कि प्रथम रूपरेखा है। जो कि क्या है बेटा, प्रथम रूपरेखा है पाठ्यक्रम के संबंध में ना। वैसे शिक्षा नीति तो कौन सी है, 1968। फिर लिखें 11 नवंबर 1978, 11 नवंबर 1978 प्रोफेसर रमेश चंद्र मेहरोत्रा, प्रोफेसर क्या बेटा, रमेश चंद्र मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर, अरे कुछ विश्वास अपने हाथों और कानों पे भी तो रखो, सारा लिख के लिख रहे हो। प्रोफेसर रमेश चंद्र मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर, लिख लिया, NCERT को राज्य इकाई के रूप में 11 नवंबर 1978 को प्रोफेसर रमेश चंद्र मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर, ठीक है, NCERT को बोलो राज्य इकाई के रूप में बांटा गया। राज्य इकाई के रूप में बांटा गया। राज्य इकाई के रूप में क्या किया गया बेटा, बांटा गया। तथा इसका नाम बताओ क्या रखा, SIERT रखा गया। SIERT रखा गया। SIERT रखा गया। अब मैं SIERT का पूरा नाम बोलूंगा, आपको पूरा नाम लिखना है, उसके साथ उसका फिर हिंदी में पूरा नाम लिखना है। ठीक है? कहीं पर भी चाहे 2 घंटे, आप पूरे सिलेबस में 4 घंटे ज़्यादा लग जाओ, लेकिन अपने को एक ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ना है जिसके कारण आपके दिमाग में डाउट रहे। ठीक है? लिखो स्टेट इंस्टीट्यूट, SIERT का पूरा नाम, ओके, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके, हो गया। अब मैं हिंदी में बोल रहा हूं,
पहले पूरा लिख लो। हो गया? बोलो, हो गया क्या? हाँ भाई, गृह विभाग हो गया। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब लिखें राज्य, राज्य शैक्षिक अनुसंधान, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं क्या दोस्तों, प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, लिख लिया। उदयपुर में गठन किया गया, ये लिख लो, कहाँ गठन किया गया? उदयपुर में गठन किया गया, उदयपुर में गठन किया गया। कर दिया भाई साहब? चलो ठीक है, ओके। अब देखो कहाँ गया, हाँ देखो 3 अप्रैल को, आपको एक बार लिखना नहीं है ना, 3 अप्रैल 2018 को, ओके, एक संसद में एनसीईआरटी को लेकर संशोधन बिल पारित हुआ। कितनी तारीख को? 3 अप्रैल 2018 को संशोधन बिल पारित हुआ, जिसका एक बात कही गई कि हमें एसआईईआरटी को किसके रूप में बदलना है? स्टेट काउंसिल के रूप में बदलना है। ऐसा बिल किस में आया? संसद में आया, बिल पारित हो गया। तो 3 अप्रैल 2018 को तो संशोधन बिल हुआ, उसके बाद में भाई साहब 14 अगस्त 2018 को प्रत्येक राज्य में एसआईईआरटी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? RSCERT, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड, क्लियर है, राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन किया गया। क्लियर? तो लिखो 3 अप्रैल 2018 को 3 अप्रैल 2018 को संशोधन बिल पारित हुआ। संशोधन बिल पारित हुआ, संशोधन बिल पारित हुआ तथा 14 अगस्त तथा क्या बेटा 14 अगस्त 2018 को अगस्त 2018 को एसआईईआरटी का नाम बदलकर एसआईईआरटी का नाम बदलकर एसआईईआरटी का नाम बदलकर अब क्या लिखोगे बताओ? क्या? RSCERT लिखो, RSCERT, कोष्टक लगाओ, लगा दिया? लिखो राजस्थान स्टेट काउंसिल, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ क्या? एजुकेशनल रिसर्च एंड, बोलो, एंड ट्रेनिंग। राजस्थान स्टेट काउंसिल, यहां तक हो गया, ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, हिंदी में लिखो।
लिखें। प्रश्न रीट साइंस मैथ्स में 2022 में पूछेगा, जिसका उत्तर बेटा 1956 में घोषणा हुई, 1961 में नाम संस्कृत किया गया। आपके पास गूगल है ना, कोई भी करके देख लेना, आप ही कर लो गूगल पे, है ना, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान कब बनी, अपने आप पता लग जाएगा, है ना। हाथ कंगन को आरसी क्या, कभी भी देख लेना। ओके, हाँ, आगे लिखो। लिख लिया बेटा, लिखो। राजस्थान राज्य राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, एक शब्द लिखना आपको अलग से, क्या, परिषद। ठीक है, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं क्या, प्रशिक्षण परिषद का गठन हुआ। ठीक है, उसके बाद लिखे बेटा, ये वाला मामला से लट गया ना, इधर वाला, ठीक है। उसके बाद लिखें 1985 में अरे यार मुझे नहीं आते पीडब्ल्यूडी एक्ट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, और ये पॉलिटिकल साइंस के लेकर अपन कहाँ से लाएंगे ये फालतू की बातें। आरटी एक्ट में पीडब्ल्यूडी कहाँ से आ जाएगा। अरे लोक निर्माण विभाग सड़कें वगैरह बनाता, वो कहाँ से आएगा, अपन थोड़ी पढ़ाएंगे। अरे पानी पी और मुंह धो, दूसरी कॉपी खुल गई दिक्कत है। आगे लिखो। मैं जीके का आदमी नहीं हूं, माफ करो, ठीक है, वो सर्च करिया करो। हाँ, बहुत मुश्किल से तो याद रख के आया हूं, फालतू में बुला दोगे। ठीक है, लिखो 1985 में कांग्रेस का 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन होता है। कांग्रेस का कौन सा बेटा, 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन होता है। 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, जिसमें भारत में एक नवीन शिक्षा नीति, जिसमें भारत में एक क्या, नवीन शिक्षा नीति की मांग रखी गई। नवीन शिक्षा नीति की मांग रखी गई और 1986 में 1986 में क्या कर दिया बेटा, एनपीई, ठीक है, 86, एनपीई 86, पूरा नाम लिखो, करो हिम्मत करो, देखो क्या लिखोगे बताओ। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, लिख लो। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 86 का निर्माण किया गया। एजुकेशन पॉलिसी का निर्माण किया गया, जिसमें कहा गया कि हमारा शब्द लिखोगे ना, वहां से इन्वर्टेड कोमा लिख दो, कोटेशन है ये, ठीक है। हमारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, हमारा क्या भाई साहब,
राष्ट्रीय पाठ्यक्रम राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की, हमारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम क्या, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की पृष्ठभूमि वाला होना चाहिए। राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की पृष्ठभूमि वाला होना चाहिए। राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की पृष्ठभूमि वाला होना चाहिए। लिख लो तो बता देना, ठीक है। राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की पृष्ठभूमि वाला होना चाहिए। लिख लिया। फिर लिखें इसके साथ साथ, इसी इन्वर्टर कोमा बंद कर दो, उसके बाद कंटिन्यू कर दो। इसके साथ साथ बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु, इसके साथ साथ बालिका शिक्षा को क्या देने के लिए भाई साहब, बढ़ावा देने हेतु पिंक बुक, पिंक बुक, पिंक बुक दिशा निर्देशिका, गाइडलाइन को क्या बोलते हैं, दिशा निर्देशिका। पिंक बुक दिशा निर्देशिका लागू की गई। पिंक बुक दिशा निर्देशिका लिख लिया, अरे गाइडलाइन लागू की गई, जिसमें क्या क्या कहते बताओ, क्या, बालिकाओं के लिए दोहरा शौचालय, डबल टॉयलेट, है ना, जिसमें बालिकाओं के लिए, डबल टॉयलेट अरेंजमेंट, दोहरा शौचालय व्यवस्था। बालिकाओं के लिए क्या बेटा, डबल टॉयलेट अरेंजमेंट या दोहरा शौचालय व्यवस्था की बात कही गई। अरे कुछ भी नहीं, हाँ ऐसी दोहरा शौचालय व्यवस्था की बात कही गई, ठीक है। ओके, उसके बाद लिखें, ये हो गया। नेक्स्ट लिखें भाई, 1990 में कौन, आचार्य राममूर्ति समिति, 1990 में आचार्य राममूर्ति समिति की सिफारिश पर, आचार्य राममूर्ति समिति की सिफारिश पर 1986 की शिक्षा नीति में, 1986 की शिक्षा नीति में ओके, अच्छा, खराबी जीन लेवल पे है या अरे यार, एक ऑनलाइन एक बच्चा, पता नहीं उसको PWD एक्ट बता रहा है, डिसेबिलिटी एक्ट बता रहा है ना, हैं उसके, या तो नेट ज्यादा है, नींद आ रही है। देखो मैडम नीचे ना आ जाए देखो, अब ठीक हो, हाँ थोड़ी ऊर्जा बन गई थी, वो निकल गई है ना। 1986 में, एक मिनट मेरा कॉपी देना।
हाँ एक सेकंड। 1990 में आचार्य राममूर्ति समिति की लिखो। 1986 में आचार्य राममूर्ति समिति की सिफारिश पर, ठीक है, हाँ, 1986 की शिक्षा नीति में जो कमियां रह गई थी, जो कमियां रह गई थी, ठीक है, उन संशोधनों को, उन संशोधनों को 1992 में, उन संशोधनों को क्या 1992 में, ठीक है, POA 92 1992 में, यही तो बनाएंगे भी, क्या लिखेंगे POA 92, ओके, लिखेंगे क्या प्रोग्राम ऑफ एक्शन 92, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 92, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 92, या हिंदी में क्या लिखोगे कार्य योजना 1992, कार्य योजना 1992 में रखा गया। संशोधनों को POA 92 या क्या कार्य योजना 1992 में रखा गया, ठीक है। आगे लिखें POA 92 को, POA 92 को REP 92, देखो समझो क्या लिखवा रहा हूं, POA 92 को क्या कह रहे हैं REP 92, लिख लिया, POA 92 को REP 92 या क्या लिखेंगे पुनः, हाँ या भी लिखना है और आगे लिखो, हाँ पुनः संशोधित शिक्षा नीति, पुनः संशोधित शिक्षा नीति 1992 कहा जाता है, पुनः संशोधित शिक्षा नीति 1992 कहा जाता है, ठीक है। तो कार्य योजना 1992 को क्या कहा जाता है, पुनः संशोधित शिक्षा नीति 1992 कहा जाता है, यहां तक लिख लिया। उसके बाद लिखें POA 92 में, POA 92 में, POA 92 में क्या हो गया, तू बोल रहा था, तू पूछ नंबर कौन सा, क्या नंबर कौन सा, मेरे नंबर लेके क्या करेगा, किसी और के मांग। POA 92 में पाठ्यक्रम के संबंध में, किसके संबंध में, पाठ्यक्रम के संबंध में 3 शब्दों को जोड़ा गया। POA 92 में पाठ्यक्रम के संबंध में, ठीक है, 3 शब्दों को जोड़ा गया। और 3 शब्द कौन कौन से हैं, बोलो, लचीलापन, प्रासंगिकता और गुणवत्ता। गुणवत्ता के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, पाठ्यक्रम उतना ही पढ़ाया जाए जो प्रसंग विशेष में क्या हो, आवश्यक हो। और नंबर 2, पाठ्यक्रम ऐसा हो जो मंदबुद्धि बच्चे के लिए उपयोगी हो और प्रतिभाशाली बच्चे, इसलिए उसमें लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी रखा गया, ठीक है। तो लिखें, पहला लिखेंगे बेटा 3 शब्दों में, लचीलापन, लचीलापन, दूसरा लिखे प्रासंगिकता, और तीसरा क्या लिखेंगे बेटा,
गुणवत्ता, लचीलापन, प्रासंगिकता और गुणवत्ता। अब एक थोड़ा सा ये यहाँ पर 2-3 चीज़ें रह गई थी, मेरे से ध्यान नहीं दिया। एक तो वो आपकी क्या बनानी थी, अरे डाइट का निर्माण करवाना था ना, या नहीं करवाया क्या? कोई बात नहीं, यहाँ करवा देंगे, ठीक है ना। लिखें 1986 की शिक्षा नीति के तहत, आराम आराम से लिख लियो ना, 1986 की शिक्षा नीति के तहत 1988 में डाइट, DIET, डाइट ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, डाइट लिख लिया, कोमा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, कोमा क्या, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना की गई या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लागू किया गया। ओके, 1986 की शिक्षा नीति की सिफारिश पर या शिक्षा नीति के तहत 1988 में क्या, डाइट व और क्या, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना की गई या लागू किया गया। क्लियर है? ठीक है, आगे लिखें। अगस्त 1993 में यशपाल शर्मा समिति का गठन हुआ। अगस्त 1993 में यशपाल शर्मा समिति का गठन हुआ, जिसमें कुल 38 सदस्य थे। यहां पर दोनों नहीं लिखवाऊंगा, डाइवर्ट हो जाओगे, फालतू में सवाल गलत कर दोगे, ठीक है, 38 ही लिखो। संचालन समिति NCF में आती है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में, है ना, तब वहां आता है 35 सदस्य कौन कौन से होते हैं, जिसमें कुल सदस्य कितने हैं, 38 हैं। लिखें, यशपाल शर्मा समिति ने 8 सालों तक अध्ययन करते हुए 8 सालों तक अध्ययन करते हुए 8 सालों तक अध्ययन करते हुए, ठीक है, NCFSE, ये रहा NCFSE, थोड़ी कम होने लग गई है, हाँ हाँ ठीक है, NCFSE, आगे समय लिख दो बेटा 2000। वजह क्या है कि जैसे तुम कोशिश करते हो मैं देखने लग जाता हूँ, फिर तुम्हें लगता है कि साला मेरे नंबर, मेरे चेहरे पे नजर टिक गई तो ये हरामी आदमी ये फिर पोसे कहेगा, है ना, तो पक्का वो बात है। और मैं पक्का हूँ इस मामले में, है ना, ढीठ हूँ मैं पक्का, है ना। एजुकेशन के मामले में देखो, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपके मम्मी पापा की कुछ अपेक्षाएं हैं हमसे, सिस्टम से और अपने आप से, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि आपको जींस पैंट पहनाने के चक्करों में एक पिता अपने खेत में बहुत कम कपड़ों में काम करता है, याद रखना इस बात का। आपको यहां पर अच्छा खाना, एक अच्छी सुविधा युक्त कमरा देने के लिए एक माँ घर के अंदर सुबह से लेकर शाम तक काम करती है। और अगर आपको फिर भी ऐसा लगे कि कहीं दोस्तों के साथ बैठकर 500 रुपये का खर्चा कर लूं, तो उस पिता का और उस माँ का चेहरा दिमाग में लाना कि जिसने तुम्हें यहाँ तक भेजा है पढ़ने के लिए। और अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी ज़मीर जिंदा है तो भाई साहब तुम गलत काम नहीं कर सकते। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें अच्छे कपड़े पहनाने के लिए तुम्हारे घर वालों ने कम कपड़े पहनना शुरू कर दिए। खेत में काम करते समय पिता कम कपड़ों में काम करता है और वो अपने उन्हीं सामान्य कपड़ों के साथ जिंदगी जीता है ताकि तुम्हें क्या मिले, अच्छी सुविधा। और इसके साथ वो चाहते हैं कि अगर तुम लग गए ना तो उनकी भी जिंदगी सुधर जाएगी और तुम्हारी भी सुधर जाएगी।
तो भाई साहब मैं उस भावना को दिमाग में रखता हूं, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह एक सिंपल सी जाट फैमिली में पैदा हुआ और मेरा कोई गॉड फादर नहीं था, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे पढ़ाई की, मम्मी पापा ने सपोर्ट दिया और ठीक ठाक गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट पे पहुंच गया। तो इसका सीधा मीनिंग है, मैं तुम्हें और तुम्हारे अपने आप को खुद जानता हूं, महसूस करता हूं, इसलिए न चाहते हुए भी क्या होना पड़ता है, टाइट होना पड़ता है। तो इस थोड़ा सा ध्यान रखना, ये तो मामला ऐसा ही रहेगा। आगे लिखो, लिखो टाइम अभी। NCFSE 2000 पूरा नाम लिखो, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, अरे FRAMWORK, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। अरे भाई साहब, N का नेशनल, C का करिकुलम, F का फ्रेमवर्क, फॉर स्कूल एजुकेशन, फॉर स्कूल एजुकेशन का गठन किया गया। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन का गठन किया गया, जिसमें यशपाल शर्मा ने, बस्ते का वजन, थैला जानते हो ना, बस्ता ही तो बोलते थे ना, थैला, हाँ। और जैसे आते थे ना घर से तो जूते निकालते ऐसे गया तो वो जूता जरा यूं घूम के जाता था, और अब गुस्सा होता था किसी बात पर तो एक इधर और एक पीछे, और फिर थैले को पता है वो 10 बड़ी होती थी, ऐसे घुमाते हुए लाते थे और लाए घर पर, ये गया है ना, वहीं से क्रिकेट बना देते थे उसको, है ना। बचपन ही होता है, उसमें जितने आनंद थे वो अब नहीं है, और आगे आगे जिम्मेदारियां मिलेंगी, बस अब आनंद थे वो जी लिए। हाँ, अब मामला खत्म है, कई विभागों की वैलिडिटी खत्म। ओके, आगे लिखो, का क्या हुआ, गठन हुआ, जिसमें यशपाल शर्मा बस्ते का वजन कम करने का सुझाव दिया, बस्ते का वजन कम करने का सुझाव दिया, बस्ते का वजन कम करने का सुझाव दिया, जिसे बिना बोझ की शिक्षा, जिसे क्या कहा गया भाई, बिना बोझ की शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन की सिफारिश की गई। लेक्चरशिप एग्जाम 2016, लेक्चरशिप एग्जाम 2018 दोनों में ये सवाल पूछा है, बिना बोझ की शिक्षा कार्यक्रम किसने दिया। लर्निंग विदाउट बर्डन, BURDN, बर्डन है ना, हाँ, लर्निंग विदाउट बर्डन, ओके, बिना बोझ की शिक्षा की सिफारिश की गई। लिख लिया, एक और लाइन बच गई। 1990 से 1995 के मध्य, से 1995 के मध्य राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, बेटा हुआ मत करना, 2-3 मिनट लगेंगे ना, 2-3 मिनट ऊपर लगेंगे, हाँ ध्यान रखना। 1990 से 1995 के मध्य राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई। अब ये डाटा नहीं लिखने हैं, है ना, 8 से 35 वर्ष के 17 करोड़, ये बताने के लिए था कि शुरुआत हुई, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई। उसके बाद लिखें 1993 में, हाँ कोई नहीं, आराम से लिखने ना, 1993 में DPEP क्लियर, DPEP लिखो, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम,
डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, हिंदी में क्या है बेटा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई। यही आगे चलकर एसएससी में बदलेगा, एसएससी फिर रमसा में बदलेगा, रमसा फिर शमसा में बदलेगा। ठीक है बेटा, 2 मिनट और लिख लो यार, वो एक, अरे लिख लो यार, चलो लिखो लिखो, चलो कल तुम भी क्या याद रखोगे। ओके बाय, गुड नाइट भाई।